एक इंटेंस फाइट के बाद जब फाइनल बॉस को हराया गया तो एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और सेट्सू खुद को अचानक रियल वर्ल्ड में पाता है। वो बस डे ड्रीम कर रहा होता है। तभी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यूही उसके पास आती है, लेकिन सेट्सू थोड़ा कॉशियस है। उसे लगता है लोग उनके बारे में बातें बनाने लगेंगे, पर यूही को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नोटिस करती है कि सेट्सू के बाल कितने लंबे हो गए हैं और बोलती है कि अब वो थोड़ा ग्लूमी लगने लगा है, तो वो ऑफर करती है उसके बाल काटने का। सेट्सू उसका जेस्चर अप्रिशिएट करता है और मान जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि दूसरे वर्ल्ड में क्या चल रहा होगा, लेकिन तभी आसमान काला हो जाता है और उनके नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है। यूही शॉक्ड रह जाती है, लेकिन सेट्सू को कुछ फेमिलियर फील होता है। फिर एक तेज रोशनी होती है और सारे स्टूडेंट्स एक नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सब कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और सेट्सू समझ जाता है कि वो वापस उसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। तभी एक जोर की आवाज आती है और कुछ डीमन नाइट्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेट्सू को फील होता है कि ये डीमंस किसी कर्स्ड एनर्जी से कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे ही वो पास आते हैं वो लोग चार्ज कर देते हैं और सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। ऐसा लगता है कि डीमंस का मेन टारगेट सेट्सू है, लेकिन यूही उस पर कूदकर उसे बचाती है। डीमन उन पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन सेट्सू सिर्फ एक उंगली हिलाकर उसे हवा में उड़ा देता है। यूही टोटली कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हुआ, पर सेट्सू उसे क्विकली वहां से ले जाता है। तभी एक सोल्जर्स की आर्मी उनके पास से गुजरती है और डीमंस के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। कुछ सोल्जर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन एक मेज स्क्वाड डीमंस पर फायर मैजिक से अटैक करते हैं और काफी डीमंस को मार गिराते हैं। ये फाइट देखकर स्टूडेंट्स टोटली स्टन्ड है, लेकिन सेट्सू थोड़ा पजल्ड है क्योंकि उसके हिसाब से तो डीमंस के साथ वॉर पहले ही खत्म हो चुका था। तभी एक लड़की अलका सामने आती है और उनको अलर्ट करती है कि ये जगह डेंजरस है और उन्हें सेफ जगह जाना चाहिए। सेट्सू उसे पहचान लेता है और अलका के साथ रॉयल नाइट ग्लाइन भी आता है, जो अपने सोल्जर्स को डीमंस पर चार्ज करने का ऑर्डर देता है। ग्लाइन एक डीमन को काट डालता है और अलका अपनी आइस मैजिक से उन पर स्पाइक्स बरसाती है। यूही उनके स्ट्रेंथ से इंप्रेस हो जाती है और सेट्सू उसे सेफ जगह ले जाता है। स्टूडेंट्स फाइनली सिटी पहुंचते हैं, जहां वो किंग से मिलते हैं, जो उन्हें हीरोज बुलाता है। किंग एक्सप्लेन करता है कि डीमंस का इन्वेजन फिर से हो रहा है, जैसे 5 साल पहले हुआ था जब एक हीरो ने उन्हें बचाया था। प्रिंसेस को लगता है ये डेस्टिनी है जो फिर से हीरोज को बुला लाई है। वो उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्हें फाइट करना नहीं आता, पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मान जाते हैं। प्रिंसेस उन्हें थैंक्स कहती है और वो अपने रूम्स की तरफ चले जाते हैं, पर सेट्सू यूही से वादा करता है कि वो उसे सेफ रखेगा। अगले दिन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां ग्लाइन उन्हें फाइट सिखाता है और अलका मैजिक यूज करना सिखाती है। मैजिक यूज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज चाहिए होती है। गर्ल्स प्रैक्टिस करती हैं और ऐसा लगता है कि यूही में थोड़ा टैलेंट है, जो देखकर सेट्सू इंप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा वॉक करने निकलता है, अलका उससे टकरा जाती है और सोचती है कि वो ट्रेनिंग से बच रहा है। सेट्सू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलका क्या सोचती है, लेकिन उसकी एटीट्यूड देखकर अलका को 5 साल पहले वाला हीरो याद आ जाता है, जो सेल्फिश और इगोइस्टिक था। वो सेट्सू को वर्ल्ड की डेंजर के बारे में वार्न करती है और कहती है कि वापस ट्रेनिंग पर जाए, पर सेट्सू मना कर देता है और बोलता है कि उसे मजबूर करके दिखाए। अलका उसे सबक सिखाने के लिए उस पर चार्ज करती है, लेकिन सेट्सू एकदम से डॉज करके उसके पीछे से उसे स्लैप करता है। अलका स्टंट रह जाती है और तुरंत उसकी टेक्निक पहचान लेती है। उसे मास्टर बोलती है और खुश होती है कि वो वापस आ गया है। वो अभी भी झुकी रहती है, तो सेट्सू पूछता है कि कब तक ऐसे झुकी रहेगी। फिर उसे याद आता है कि वो उसकी चेयर है और वो उस पर बैठ जाता है, पर उसे अलका थोड़ी वियर्ड लगती है और बोलता है कि वो पहले से ज्यादा मैसोकिस्ट बन गई है। अलका सोचती है कि सेट्सू थोड़ा अलग क्यों लग रहा है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसका नया बॉडी है। तभी ग्लाइन वहां आ जाता है और देखता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अलका उसे बताती है कि सेट्सू वापस आ गया है और ग्लाइन को अलका की हालत देखकर यकीन हो जाता है। फिर वो लोग अपनी तीसरी साथी टिया को ढूंढने निकलते हैं, पर टिया पहले से ही समझ चुकी होती है कि सेट्सू वापस आ गया है, क्योंकि वो उसकी मैजिक पावर को पहचान लेती है। ग्लाइन माफी मांगता है कि वो मैजिक सेंस नहीं कर पाया और अलका प्रिटेंड करती है कि उसने तो पहले ही पहचान लिया था। सेट्सू खुश होता है कि वो फिर से अपने पुराने साथियों से मिल गया है और सब भी उसे देखकर खुश होते हैं। सेट्सू सोचता है कि वो लकी था, वरना उसके दोस्तों के साथ कुछ भी हो सकता था जब वो वहां नहीं था। फिर वो डीमंस की सिचुएशन के बारे में पूछता है और उसके दोस्त भी क्यूरियस होते हैं कि वो गया कहाँ था। वो बताते हैं कि फाइनल बैटल के बाद वो अचानक गायब हो गया था। सेट्सू खुद भी श्योर नहीं है। उसे याद है कि जब वो टोमा से फाइट कर रहा था और बस उसे हराने ही वाला था, तभी टोमा उसे काट देता है, लेकिन सेट्सू एक जोरदार वार करता है जिससे एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद वो किसी और वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाता है, लेकिन उसकी मेमोरीज और मैजिक पावर दोनों उसके पास रहते हैं और अब वो रैंडमली फिर से समन कर लिया गया है। रिया को लगता है कि शायद सच में ये डेस्टिनी ही है कि सेट्सू को दोबारा समन किया गया। अब सेट्सू सोचता है कि टोमा का क्या हुआ। उसे शक है कि ये जो नई वॉर शुरू हुई है उसके पीछे कहीं वही तो नहीं है, क्योंकि डीमंस किसी कर्स मैजिक से कंट्रोल हो रहे थे। लेकिन उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि उस फाइट के बाद टोमा भी गायब हो गया था। उन्होंने दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट कोई क्लू नहीं मिला। अचानक एक गार्ड आता है और ग्लाइन को किंग से मिलने के लिए बुलाता है, तो वो निकल जाता है। फिर तीनों उस पीसफुल सीन को एंजॉय करते हैं जो कभी सेट्सू की वजह से पॉसिबल हुआ था, बट फिर भी सेट्सू के माइंड में चलता रहता है कि टोमा अभी क्या कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग ऑफिशियली डीमंस पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। ग्लाइन उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि अभी वो लोग अपने एमिसेरी की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि डीमंस ने बिना किसी कारण हमला किया और जिस टाइम नए हीरोज समन हुए वो जस्टिस का सिंबल है। ग्लाइन के पास कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं होता और किंग सोचता है कि 5 साल पहले
सेट्सू की बात मानकर डीमन से पीस बनाना एक बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ यूही अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है और वो विंड मैजिक सक्सेसफुली यूज कर लेती है। सेट्सू उसकी तारीफ करता है, लेकिन यूही कहती है कि उसे किसी को हर्ट करने के लिए मैजिक यूज करना पसंद नहीं है, वो ये पावर सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सीखेगी। ये सुनकर सेट्सू स्माइल करता है। सेट्सू अपने पुराने कंपेनियन से मिलता है और वो बताते हैं कि किंग ने ऑफिशियली वॉर अनाउंस कर दी है, लेकिन ग्लाइन ने थोड़ी सी टाइम बाय की, ये बोलकर कि नए हीरोज को अभी और ट्रेनिंग चाहिए। सेट्सू डिसाइड करता है कि वो खुद बाहर जाकर ये वॉर रोकेगा। उसके फ्रेंड्स उसके साथ चलने की बात करते हैं, बट सेट्सू कहता है कि वो अकेले ही जाएगा क्योंकि उसे कुछ रिलायबल लोग पीछे छोड़ने होंगे, स्पेशली अगर टोमा सच में इसके पीछे है। सब मान जाते हैं, बट पहले उसे अपना पुराना इक्विपमेंट पैलेस से चाहिए होता है। पैलेस के अंदर टिया इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करके स्नीक इन करती है, लेकिन एल्का अपने पुराने अंदाज में चार्ज कर देती है। ये सब देखकर सेट्सू को अपने पुराने एडवेंचरिंग डेज याद आ जाते हैं। एल्का एक गार्ड को सीधा बीट कर देती है। ग्लाइन को लगता है कि उन्हें अलग तरीका अपनाना चाहिए था। फिर वो लोग उस गार्ड को एक बॉक्स में पैक कर देते हैं और स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ सेट्सू को उसकी ओल्ड सोर्ड मिल जाती है, लेकिन गार्ड्स उस बॉक्स को डिस्कवर कर लेते हैं और फुल अलर्ट लग जाता है। एल्का माफी मांगती है। ग्लाइन कहता है कि वो थोड़ा टाइम बाय करेगा और टिया कहती है कि एल्का को सेट्सू के साथ भेज दो क्योंकि उसे कोई और हेल्प नहीं चाहिए। सेट्सू एल्का को खींचते हुए सिटी के एज तक पहुंचता है। एल्का उसे बाय बोलती है, लेकिन अचानक यूही आ जाती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। सेट्सू उसे रिवील करता है कि ये उसका दूसरा समन था और अब वो इस वॉर को रोकने जा रहा है। यूही उसके साथ चलना चाहती है, बट सेट्सू मना कर देता है और कहता है कि वो ये सब उसे सेफ रखने के लिए कर रहा है। यूही इंसिस्ट करती है, फिर कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। वो विंड और फायर दोनों मैजिक यूज करके उसके बाल काट देती है। सेट्सू इम्प्रेस्ड हो जाता है और यूही कहती है कि वो और स्ट्रांग बनेगी ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। फिर सेट्सू उसके फॉरहेड पर फ्लिक करता है। यूही पूछती है कि ये क्या था, तो वो कहता है कि अगर अगली बार वो इस फ्लिक को डॉज कर पाए जब वो मिले तो उसका टेस्ट पास समझा जाएगा। फिर सेट्सू उसे बाय बोलता है और निकल जाता है। फ्लैशबैक में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने कस्टमर से लड़ रहा होता है। वो किंगडम का सबसे हाई एंड ज्वेलरी बेचने वाला क्राफ्ट्समैन होता है, लेकिन वो अपने पीसेस किसी यंगस्टर को नहीं बेचना चाहता क्योंकि उसे उनकी असली वैल्यू की समझ नहीं होती। जब कस्टमर एक खास ब्रूच का प्राइस पूछता है तो वो कहता है कि ये पैसे का नहीं, प्राइड का मैटर है। तभी उसकी पोती रूडी आती है और पूछती है कि हो क्या रहा है, और आदमी कहता है कि उनका समय बर्बाद हो रहा है। पता चलता है कि वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि पास्ट वाला सेट्सू होता है, जो सीधा एक गोल्ड से भरी सैक दे देता है और इंस्टेंटली बूढ़े का मूड चेंज हो जाता है। सेट्सू के जाने के बाद रूरी अपने दादा से उनके प्राइड के बारे में पूछती है, तो वो उसे सिखाते हैं कि प्राइड इंपॉर्टेंट है, बट हर चीज की एक प्राइस होती है। कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है और फ्यूनरल के बाद रूरी खुद उस आखिरी डिलीवरी को पूरा करने निकलती है। रात को वो कैरेज में ट्रैवल कर रही होती है, तभी उसका घोड़ा अचानक रुक जाता है। एक विशाल जंगली सुअर उस पर जंप करता है और वो गिर जाती है, लेकिन वो ये देखकर राहत महसूस करती है कि ब्रूच सेफ है। वो उसे वापस बैग में डालती है, लेकिन जंगली सुअर अभी भी वहीं होता है। वो उसे फूड और गोल्ड तक ऑफर करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हालांकि सेट्सू उसे बचा लेता है जो वहाँ से गुजर रहा था। वो पूछता है कि वो ठीक है क्या, और रूरी तुरंत उसे पैसे ऑफर करती है। सेट्सू कहता है कि कोई जरूरत नहीं, उसे हेल्प करके खुशी मिली, लेकिन रूरी के दादा ने उसे सिखाया था कि लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। सेट्सू कहता है कि सब कुछ पैसे से नहीं तौला जा सकता। रूरी थोड़ा इमोशनल फील करती है, जैसे उसे अपनी पुरानी सेल्फ याद आ जाती है। सेट्सू पूछता है कि वो बिना गार्ड के ट्रैवल क्यों कर रही है। रूरी कहती है कि उसे अर्जेंट निकलना था और कोई गार्ड अवेलेबल नहीं था। सेट्सू कहता है कि पैसे का क्या फायदा अगर जान ही चली जाए। फिर रूरी उसे अपना गार्ड बनने को कहती है, बट सेट्सू मना कर देता है क्योंकि वो अपनी मिशन में बिजी है। रूरी फिर रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम उसे पोर्ट तक छोड़ दे और सेट्सू अग्री कर जाता है। वो दोनों हॉर्स पर जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन रूरी सैड होती है कि उसे अपने बाकी सामान पीछे छोड़ने पड़े और सोचती है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। सेट्सू उसके पैकेज के बारे में पूछता है, बट रूरी मना कर देती है। कहती है कि भले ही सेट्सू उसका गार्ड है, पर वो इसे दिखा नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। पोर्ट टाउन पहुंचने पर सेट्सू सरप्राइज्ड होता है ये देखकर कि टाउन कितना ग्रो कर गया है। रूरी एक्सप्लेन करती है कि वॉर के बाद पिछले 5 सालों में ट्रेड ने बूम मारा है और पूरा टाउन एक्सपैंड हो गया। रूरी बताती है कि उसने एक शिप हायर की थी जो उसे आगे छोड़ दे, बट डॉक पर जाकर पता चलता है कि उसका ट्रिप कैंसिल हो चुका है और डिमोनिक कॉन्टिनेंट जाने वाली सारी शिप्स वॉर की वजह से इंडेफिनेटली होल्ड पर हैं। रूरी हार नहीं मानती और हर एक शिप से रिक्वेस्ट करती है, बट सब उसे क्रेजी समझते हैं कि वॉर के टाइम कोई वहां क्यों जाना चाहेगा। सेट्सू उसे ऑब्जर्व करता है और डिसाइड करता है कि उसे हेल्प करनी चाहिए। तभी कुछ नाइट्स आते हैं जो पोर्ट इंस्पेक्शन के नाम पर उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। रूरी उन्हें दिखा देती है, बट वो लोग उसे लाइटली लेते हैं क्योंकि वो एक मर्चेंट है। फिर वो उसके बैग की चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन रूरी रिफ्यूज कर देती है, जिससे उन्हें शक हो जाता है। वो बैग को जब्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेट्सू बीच में आता है और खुद को उसका गार्ड इंट्रोड्यूस करता है। सेट्सू पूछता है कि क्या उनके पास सर्च कंडक्ट करने का परमिट है, लेकिन वो एटीट्यूड में कहते हैं कि अपना काम करो वरना अच्छा नहीं होगा। सेट्सू पीछे हटने से मना कर देता है और कहता है कि अगर लड़ाई करनी है तो वो रेडी है, लेकिन तभी भीड़ जमा हो जाती है तो वो लोग टेम्परेरीली पीछे हट जाते हैं। रूरी एक्साइटमेंट में उस पर जंप कर जाती है और पूछती है कि उसे कितना पेमेंट देना है, लेकिन सेट्सू कहता है कि कुछ नहीं चाहिए। रूरी उसे खाने पर ट्रीट करती है और सेट्सू उसकी कामनेस की तारीफ करता है कि उसने उस सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल किया। रूरी सोचती है कि सेट्सू को परमिट रूल्स के बारे में कैसे पता था और लगता है कि उसने ग्लेन
लेन से कुछ तो सीखा है। वो पूछती है अब बिना शिप के क्या करेगी, तो रूरी कहती है कि टाउन में कहीं ना कहीं ढूंढेगी या फिर खुद की शिप खरीद लेगी। सेट्सू को यह सुन के थोड़ा हंसी आती है और वो रिवील करता है कि वो खुद डिमोनिक कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा है और अगर रूरी अग्री करे तो वो उसे भी साथ ले जा सकता है, बट पहले उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ना कि खुद को ज्यादा पुश करना चाहिए। रूरी मान जाती है और दोनों एक इन में रूम लेते हैं। सेट्सू से कहता है कि अब उसका टर्न है बाथ लेने का, तो रूरी बोलती है कि नहाने तक उसका पैकेज देख लेना, और सेट्सू थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन रूरी कहती है कि उसे उस पर ट्रस्ट है और फिर ब्रॉच दिखाती है। सेट्सू उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और रूरी बताती है कि ये उसके ग्रैंडपा का लास्ट काम था। ये ब्रूच उनके लिए सबसे प्रेशियस क्रिएशन थी और किसी ने उसे रिपेयर के लिए वापस भेजा था। ग्रैंडपा ने जितना हो सका किया, लेकिन उनकी हेल्थ खराब हो रही थी तो वो खुद डिलीवर नहीं कर पाए। अपनी डेथ बेड पर उन्होंने रूडी को सिखाया कि पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन चीजों को बचाने में मदद करता है जो सच में मायने रखती हैं, और उन चीजों के लिए सब कुछ कुर्बान करना ही असली प्राइड होता है। उन्होंने रूडी को अपना लास्ट काम पूरा करने को कहा और उसने प्रॉमिस किया कि वो इसे पूरा करेगी। फिर वो सेट्सू को पैकेज देती है और बात लेने चली जाती है। जाते जाते मजाक में बोलती है कि उसका पैसा चोरी मत कर लेना, और ये भी कहती है कि वो खुश है कि उसे सेट्सू मिला और अब वो अपने ग्रैंडपा का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। सेट्सू ब्रूच को एग्जामिन करता है और देखता है कि उस पर लगाया गया प्रोटेक्शन मैजिक टूट चुका है, तो वो उस इंसान के लिए परेशान हो जाता है जिसे उसने ये दिया था। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तभी कुछ नाइट्स उनकी तलाश में आते हैं, उन पर आरोप लगाते हुए कि वो डीमन स्पाइस हैं। वो उनके रूम के पास पहुंचते हैं, लेकिन सेट्सू को पहले से ही उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। जैसे ही नाइट्स अंदर घुसते हैं रूडी डर जाती है। दोनों खिड़की से कूद जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन नाइट्स उन्हें रास्ते में घेर लेते हैं। सेट्सू जंप करके आगे भागता है और रूडी थोड़ा पैनिक हो जाती है। नाइट्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन सेट्सू ने पहले से कुछ बॉटल स्ट्रैप रखी होती हैं जिन पर वो फिसल जाते हैं, लेकिन आखिर में दोनों एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और नाइट्स फिर से आ जाते हैं। रूडी घबराई होती है कि अब क्या होगा, लेकिन सेट्सू उन्हें फाइट के लिए प्रोवोक करता है। तभी वो रूडी को पकड़कर क्लिफ से नीचे कूद जाता है। रूडी को लगता है कि अब तो वो मरने वाली है, लेकिन तभी पानी से एक बड़ा सी सर्पेंट निकलता है। लेवी सेट्सू उसे बुलाता है और कहता है कि डेमोनिक कॉन्टिनेंट की तरफ चलो। नाइट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सफर के दौरान रूडी रियलाइज करती है कि लेवी असल में लिवायथन है, गॉड ऑफ द ओशन, और अब वो सोचने लगती है कि सेट्सू आखिर कौन है। एक ब्राइट लाइट आती है और वो लोग डिमोनिक कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं। लेवी का एक जायंट स्क्विड से मुकाबला हो जाता है और सेट्सू बस फाइट को एंजॉय करता है, और फिर लीवाई स्क्विड की इंक से भीग जाती है। लीवाई ह्यूमन फॉर्म में आती है और सेट्सू उसका इंट्रोडक्शन करवाता है, जिससे रूडी शॉक हो जाती है कि वो सच में ओशन की गॉडेस है। लेवी सेट्सू से नाराज होती है कि वो 5 साल से गायब था और अब आते ही उसे बोर्ड बना लिया। रूडी बीच में पूछ लेती है कि अब वो स्क्विड के साथ क्या करेंगे, तो लेवी कहती है कि अब सेट्सू उसे संभालेगा। सेट्सू स्क्विड रिंग्स बनाता है और पहले तो रूडी हिचकिचाती है, लेकिन टेस्ट करते ही उसे मजा आ जाता है। लेवी भी एंजॉय करती है, इवन दो वो बोलती है उसे रॉ ज्यादा पसंद है। अब जब वो लोग डिमोनिक कॉन्टिनेंट पर हैं, लीवाई उन्हें पास के फिशिंग विलेज की ओर इशारा करती है और बताती है कि डीमन लॉर्ड का कासल उस माउंटेन के दूसरी तरफ है। सेट्सू बोलता है कि वो रूडी को वहां तक छोड़ देगा, क्योंकि उसे भी उसी इंसान से मिलना है जिसे रूडी पैकेज दे रही है। लीवी को थोड़ा अजीब लगता है कि एक ह्यूमन डीमन लॉर्ड को कुछ डिलीवर कर रहा है, और रूडी भी शॉक्ड हो जाती है कि लीवी को कैसे पता चला किसे डिलीवरी करनी है। लीवी रिवील करती है कि रूडी की डिलीवरी डिजास्टर सेलेनो को है, जो कि डीमन लॉर्ड है, और रूडी टोटली फ्रीक आउट करने लगती है। लीवी कहती है कि अब उनका बाकी का सफर पैदल होगा और उसका काम यहीं तक था। सेट्सू उससे पूछता है क्या वो उनके साथ चलेगी, लेकिन लीवी कहती है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है, और वो गुस्से में है कि सेट्सू ने उसे सिर्फ बोट समझा और ऊपर से वो अब किसी और लड़की के साथ है। कुछ डीमन बच्चे आते हैं और सेट्सू को टोकते हैं कि उसे एक लड़की की फीलिंग समझनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सेट्सू सबको स्क्विड रिंग्स देता है और बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स से शेयर करने जाते हैं। लीवी कहती है कि बहुत सारा बचा है, तो वो लोग पूरा स्क्विड विलेज ले आते हैं। विलेज की हालत काफी खराब है, क्योंकि वॉर की वजह से ट्रेड बंद हो गया है और लोग भूखे मरने की कगार पर हैं, और उस जायंट स्क्विड की वजह से वो फिशिंग भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जब सेट्सू वो स्क्विड लेकर आता है तो पूरा विलेज पार्टी मूड में आ जाता है। लीवाई को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे बेस्ट वाइन और सुशी सर्व की जाती है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि उसे रॉ ज्यादा पसंद है। रूडी स्क्विड रिंग सर्व करती है और सेट्सू उन्हें कुक करता है। लीवी बोलती है कि वो बहुत स्लो है, तो सेट्सू अपना ग्रेट सोर्ड निकालता है और परफेक्ट तरीके से स्क्विड को रिंग्स में काटता है, जिससे विलेजर्स उसके स्किल से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ पे हम मिलते हैं एक डीमन से जिसका नाम है व्लाड, जो एक विलेज में लगी आग देखकर डर जाता है कि कहीं ह्यूमंस ने अटैक तो नहीं कर दिया, तो वो तुरंत वहां की तरफ भागता है। उधर पार्टी थोड़ी कूल डाउन हो चुकी है और लगता है कि रूडी थोड़ी सी ड्रंक हो गई है। वो लीवाई से पूछती है कि उसकी मुलाकात सेट्सू और डीमन लॉर्ड से कैसे हुई। लीवाई बताती है कि 5 साल पहले सेट्सू ने उसके ओशन को बिना परमिशन के क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो दोनों में फाइट हो गई थी, लेकिन फिर सेट्सू ने उसे वॉर रोकने में मदद के लिए घुमा लिया। असल में उस वॉर की वजह से लीवाई ने रैम्पेज मचा दिया था और सेट्सू ने उसे सिर्फ एक पंच में हरा दिया था। लीवाई खुद सोचती है कि उसे पहले से पता क्यों नहीं था, क्योंकि सेट्सू तो ह्यूमन किंगडम का ग्रेट हीरो है। रूडी को अचानक उसकी रियल आइडेंटिटी समझ में आ जाती है। यही वजह है कि वो इतना स्ट्रांग है और उसे डिजास्टर के डीमन लॉर्ड होने का पता है। रूडी पूछती है कि क्या लेवी सेट्सू से नाराज है, लेकिन लेवी बस खुश है कि वो वापस आ गया। रूडी उससे पूछती है कि क्या उसे सेट्सू से प्यार है, तो लेवी कहती है कि एक ह्यूमन से प्यार करना उसके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन वो मानती है कि
कि उसने उसके लौटने का वेट किया। तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और व्लाड विलेज में एंटर करता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि यहाँ तो बस पार्टी चल रही है। कुछ बच्चे उसे स्क्विड ड्रिंक्स ऑफर करते हैं। उधर सेट्सू अपने सारे स्क्विड ड्रिंक्स बेच चुका होता है और लेवाई और रूरी ओशन के पास बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं। लेवी अपनी मैजिक से कुछ फिश पकड़ती है क्योंकि उसे वो फ्रेश ही बेस्ट लगती है। व्लाड अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और फिर सेट्सू भी ज्वाइन करता है। व्लाड सेट्सू को उसके नए बॉडी में भी पहचान लेता है। सेट्सू पूछता है कि डेमन लॉर्ड का सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर कासल से बाहर क्या कर रहा है। व्लाड बताता है कि वो लेवी को ढूंढ रहा था और अब उसे सेट्सू भी मिल गया है, तो वो दोनों से डेमन लॉर्ड को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। व्लाड बताता है कि डिजास्टर की शादी एक आदमी से तय की गई है जिसका नाम है टायरन स्नीटर। लेवाई को ये एक खुशी की बात लगती है, लेकिन असल में ये एक कर्ज के जरिए किया जा रहा सब्जुगेशन है। सेट्सू को लगता है कि डिजास्टर इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी कर्ज को रेजिस्ट कर सकती है, लेकिन व्लाड बताता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल कर्ज नेकलेस पहनने वाली है। व्लाड बताता है कि 1 महीने पहले अचानक ह्यूमंस ने उन पर हमला कर दिया था और वो मैसिव आर्मर पहने हुए सोल्जर्स थे जिन्होंने ह्यूमन किंगडम का फ्लैग भी पीछे छोड़ दिया था। डिजास्टर वॉर नहीं चाहती थी और तभी स्नीटर आया और बोला कि वो नेगोशिएशन के जरिए वॉर रोक सकता है। सेट्सू सोचता है कि स्नीटर कितना स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन रूरी बताती है कि वो दुनिया का सबसे रिच मर्चेंट है और उसकी कंपनी के पास सी की ज्यादातर मर्चेंट शिप्स हैं, इसलिए डिजास्टर खुद को सैक्रिफाइस कर रही है ताकि वॉर को रोका जा सके। सेट्सू व्लाड से पूछता है कि वो एक जनरल होते हुए भी कैसे इस बात से ओके है, तो व्लाड कहता है कि वो लोग आखिर इंसान तक लड़ेंगे, लेकिन लेवी जानती है कि डिजास्टर ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसने सेट्सू से वादा किया था कि वो शांति बनाए रखेगी। लेवी उसे फूल कहती है जो उस इंसान के वादे से चिपकी हुई है जो खुद ही गायब हो गया, लेकिन फिर भी लेवाई डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी। व्लाड उन्हें वार्न करता है कि कासल तक का रास्ता मॉन्स्टर से भरा हुआ है, लेकिन सेट्सू कहता है कि वो सब हैंडल कर लेगा और फिर वो तीनों सीधे कासल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में लेवी को याद आता है कि कैसे उन्होंने एक बार पहले भी डीमन लॉर्ड के कासल पर अटैक किया था। तभी कुछ वुल्व्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन लेवी अपने वाटर स्लैशेस से उन्हें काट देती है। लेवी पूछती है कि उनका प्लान क्या है, तो सेट्सू कहता है कि वो शादी रोकने वाला है और स्नीटर को उड़ा देने वाला है। लेवी पूछती है कि वॉर को स्नीटर के बिना कैसे रोकेगा, तो सेट्सू कहता है कि वही तो इस वॉर के पीछे है, क्योंकि डीमंस सोचते हैं कि ह्यूमंस ने पहले अटैक किया और ह्यूमंस को लगता है कि डीमंस ने, इसका मतलब कोई तीसरा प्लेयर है जो वॉर शुरू करना चाहता है। और स्नीटर तो पूरा सस्पिशियस लग रहा है भले ही मास्टरमाइंड ना हो। और जैसे ही फिर से वुल्व्स अटैक करते हैं, लेवी जमीन से वाटर जेट्स फेंक के उन्हें भी हरा देती है। सेट्सू इंप्रेस्ड होता है कि लेवी की पावर अब जमीन पर भी इतनी ज्यादा है और उसे लगता है शायद वो और भी स्ट्रांग हो गई है। रास्ते में लेवी सोचती है कि 5 साल पहले वो बस समंदर के नीचे सोई रहती थी और दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन सेट्सू से मिलने के बाद उसने पहली बार दुनिया की खूबसूरती देखी और उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। ये बस कोई वादा नहीं था, अब ये उसकी अपनी इच्छा है। वो डिजास्टर से हार मानने से मना करती है और सेट्सू को कहती है कि उसे उसके स्क्विड रिंग्स अब रॉ से भी ज्यादा पसंद हैं। तो सेट्सू वादा करता है कि जब भी वो कहेगी वो उसे और बना कर देगा। फिर वो पहुंचते हैं डीमन लॉर्ड के कास्टल और डिजास्टर से मिलने की तैयारी करते हैं। एक फ्लैशबैक में हम डिजास्टर को देखते हैं जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ती है, लेकिन आखिर में सेट्सू उसे हरा देता है। लेकिन वो उसे शांति का प्रस्ताव देता है और एक ब्रूच गिफ्ट करता है अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। कुछ टाइम बाद डिजास्टर को सेट्सू के गायब होने का पता चलता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ किया हुआ वादा निभाने का सोचती है। 5 साल बाद डिजास्टर को शहर में पेट्रोल करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ शांति और ह्यूमन किंगडम के साथ ट्रेड की वजह से फ्लरिश कर रहा है। लेकिन तभी उसका ब्रूच क्रैक हो जाता है जो उसे थोड़ा परेशान करता है और वो उसे व्लाड को रिपेयर के लिए दे देती है। जल्द ही उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि ह्यूमंस ने फिर से हमला कर दिया है। डिजास्टर बिना पूरे सच के कुछ डिसाइड नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अपने जनरल्स को प्रिपेयर होने के लिए कहती है और 2 को ह्यूमन किंगडम की सच्चाई पता करने भेजती है। सोल्जर्स अपने सप्लाईज रेडी कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें ह्यूमंस ने धोखा दिया, लेकिन उन्हें विश्वास है कि डिजास्टर सब संभाल लेगी। 1 महीने बाद हालात और खराब हो जाते हैं और ह्यूमन किंगडम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। डिजास्टर सोचती है कि अगर वॉर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी जनता सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तभी व्लाड बताता है कि टेरन स्नीटर मिलने आया है। डीमन जनरल्स गुस्से में हैं, लेकिन स्नीटर कहता है कि अगर डिजास्टर उससे शादी कर ले तो वो अपने इन्फ्लुएंस से वॉर रोक सकता है, लेकिन असल में वो कर्स नेकलेस पहनाकर डिजास्टर को गुलाम बना देगा। व्लाड उसे मना करता है, लेकिन डिजास्टर कहती है कि वो सोचेगी। स्नीटर चला जाता है और सोचता है कि ये लोग कब तक टिक पाएंगे। डिजास्टर अकेले में बैठकर सेट्सू के साथ किए गए अपने वादे को याद करती है और सोचती है कि शायद यही एक रास्ता है उसे निभाने का। व्लाड फिर से आता है और कहता है कि ऐसा रिडिकुलस डील एक्सेप्ट मत करो, उसके सारे सोल्जर्स जान देने के लिए रेडी हैं। लेकिन डिजास्टर कहती है कि इसी वजह से उसे ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसे खुद पर शक होता है कि क्या वो फूल है, लेकिन व्लाड हार मानने से इनकार करता है और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने निकल जाता है। उधर स्नीटर किसी शेडी आदमी से मिल रहा होता है और कहता है कि उनका प्लान परफेक्टली चल रहा है और जल्द ही डेमोनिक कॉन्टिनेंट पर उनका कंट्रोल होगा। हमें पता चलता है कि वही लोग थे जिन्होंने आर्मर्ड सोल्जर्स भेजकर वॉर शुरू करवाया था। स्नीटर उन्हें वापस बुलाने की बात करता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। स्नीटर सोचता है कि उनका गोल पूरा हो गया, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये सब उसके मास्टर की इच्छा थी। शादी वाले दिन डीमंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन सेरेमोनी स्टार्ट हो जाती है और डिजास्टर चलकर आती है। प्रीस्ट उन्हें कहता है कि अब अपने वाउस एक्सचेंज करो, तो स्नीटर एक लंबा चौड़ा स्पीच देता है कि अब वो डीमन लॉर्ड बनेगा और एक नया मास्टर होगा, लेकिन वो वॉर खत्म करने में मदद करेगा। डिजास्टर
डिजास्टर के दिमाग में बस सेट्सू घूम रहा होता है, लेकिन वो अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेती है। बस यही विश करती है कि काश वो उसे एक बार और देख पाती। स्नीटर जैसे ही कर्स्ड नेकलेस पहनाने जाता है तभी एक धमाका होता है और सेट्सू हीरोइक एंट्री मारता है। बोलता है कि वो उसे बचाने आया है। वहीं दूर से रूडी और व्लाड कासल की तरफ बढ़ते हुए एक्सप्लोजन देखते हैं और व्लाड खुश होता है कि वो टाइम पर पहुंच गए। स्नीटर कंफ्यूजन में पड़ जाता है और अपने गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन लीवाई बीच में आ जाती है और वाटर ब्लास्ट से सारे गार्ड्स को धुआं बना देती है। डिजास्टर लीवाई को देखकर खुश हो जाती है और लीवाई बोलती है ब्लैक आउटफिट तुम पर बेहतर लगता है। स्नीटर का एक शेडी एसोसिएट शैडो मैजिक से अटैक करता है। लीवाई बचने की कोशिश करती है लेकिन ट्रैप में फंस जाती है और उसकी मूवमेंट फ्रीज हो जाती है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि सेट्सू पीछे से आकर उसकी मैजिक तोड़ देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। अब सेट्सू गुस्से में बोलता है कि डिजास्टर को रुलाने की सजा मिलेगी, लेकिन वो आदमी उसे पहचान जाता है और बोलता है कि उसके मास्टर को इसके वापस आने में जरूर इंटरेस्ट होगा। वो फिर से एक बार अटैक करता है, लेकिन सेट्सू इस बार उसकी शैडो को पकड़ के चीर देता है। वो बंदा पीछे हटता है और एक और अटैक लॉन्च करता है, लेकिन सेट्सू तुरंत जंप करके उसके पीछे पहुंचता है और उसे एक जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। सेट्सू सोचता है कि बस इतना ही था क्या, लेकिन वो आदमी डिसाइड करता है कि अब अपने मास्टर को रिपोर्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो दीवार को तोड़कर एक बड़ा स्मोक स्क्रीन बना देता है और उसी धुएं के पीछे छिपकर भाग जाता है। सेट्सू उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डिजास्टर दौड़कर आ जाती है और खुशी से उससे लिपट जाती है। लिवी उनका रियूनियन इंटरप्ट करती है और स्नीटर के लोगों की तरफ इशारा करती है, लेकिन उनके बॉडीज गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि वो कर्स्ड एनर्जी से बने हुए थे। सेट्सू जब नेकलेस चेक करता है तो उसे शक होता है कि इस सब के पीछे शायद टोमा है। अब डिजास्टर पूछती है कि आगे क्या करें और सेट्सू कहता है कि अगर ये सच में टोमा की चाल है तो उसे बीस्ट किंग रेगुलस से मिलना होगा ताकि बीस्टमैन का सपोर्ट मिल सके। लिवी पूछती है कि क्या वो अभी निकल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी रात लड़ने के बाद थकी हुई है। उसी वक्त रूडी और व्लाड भी पहुंच जाते हैं। व्लाड कासल का हाल देखकर टेंशन में है और रूडी सेट्सू को ब्रोच देती है ताकि वो खुद उसे डिजास्टर को वापस दे सके। सेट्सू उसे पहनाते हुए बोलता है ब्लैक तुम पर कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। गार्ड्स कासल क्लीन करना शुरू कर देते हैं और स्नीटर को अरेस्ट कर लिया जाता है। डिजास्टर सेट्सू से कहती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। सेट्सू वादा करता है कि वॉर खत्म होने के बाद वो उसे जहाँ चाहे वहाँ लेकर जाएगा। रूरी वहीं रुकने का डिसीजन लेती है क्योंकि डिजास्टर उसे अपनी मदद के बदले एक शॉप खोलने दे रही है। फिर वो और लेवी अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं बीस्टमैन के देश की तरफ। वहाँ हमारी मुलाकात होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम है शिरू, जो मार्केट में वॉक कर रही होती है और सारे शॉपकीपर्स उसे फ्री में खाना दे रहे होते हैं। वो थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन सब उसका थैंक यू करते हैं क्योंकि वो एक मॉन्स्टर हंटर है। शिरू घर लौटती है जहाँ उसकी छोटी बहन मिनेको रहती है जो बीमार है। मिनेको की तबीयत और बिगड़ जाती है और शिरू उसे जल्दी से मेडिसिन देती है जो कि उसका लास्ट बॉटल होता है, लेकिन शिरू उसे हील करने का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ सेट्सू और लेवी बीस्टमैन के देश में अराइव करते हैं। लेवी थोड़ा अनॉयड होती है क्योंकि उसने 3 दिन नॉन स्टॉप स्विमिंग किया है, तो अब डिसाइड करते हैं कि अगले डे वाली बोट ले लेंगे। एक पास के इन में शिरू एक और बॉटल मेडिसिन की खरीदारी करती है एक औरत से जिसका नाम है कुरो। शिरू कुरो को थैंक्स कहती है इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन लाने के लिए, लेकिन कुरो उसे सपोर्ट करती है क्योंकि वो देख पा रही होती है कि शिरू अपनी बहन के लिए कितना ज्यादा केयर करती है। कुरो ना सिर्फ उसकी सप्लायर है बल्कि उसकी बॉस भी है और वो शिरू को अगला जॉब देती है, लेकिन शिरू ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि ये एक असैसिनेशन मिशन है। कुरो उसे सेट्सू की फोटो दिखाती है और कहती है कि अगर वो ये काम कर लेती है तो इतनी बड़ी रकम मिल सकती है कि उसे अपनी बहन की मेडिसिन के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। शिरू थोड़ी देर के लिए हेसिटेट करती है, लेकिन उसी मोमेंट इनमें सेट्सू और लेवी एंट्री करते हैं जो रात बिताने के लिए रूम ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही शिरू उनके पास से गुजरती है उसकी नजर सेट्सू पर पड़ती है। रात को शिरू अपने घर पर सिस्टर के साथ डिनर करती है, लेकिन मिनेको की हालत ठीक नहीं होती, उसे भूख भी नहीं होती। शिरू रियलाइज करती है कि मेडिसिन खत्म हो रहा है, इसलिए वो अपनी बहन से कहती है कि उसे एक और जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सेट्सू और लेवी इन में सो रहे होते हैं और शिरू अटैक करने पहुंच जाती है। वो कुरो को बिग सिस्टर बुलाकर थैंक्स कहती है और बोलती है कि जॉब के बाद वो कहीं साथ सेटल हो सकते हैं। कुरो खुश हो जाती है। फिर वो उसे सेट्सू के रूम की देती है। शिरू जैसे ही अंदर जाती है क्लॉ से अटैक करती है, लेकिन वो बस एक इल्यूजन होता है और असली सेट्सू पीछे से आकर उसे विंडो से बाहर किक कर देता है। उसे लगता है कि शिरू टोमा के लिए काम कर रही है। शिरू पार्शियल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और फायरबॉल से हमला करती है, लेकिन सेट्सू उसे काट देता है और उसे डांटता है कि शहर के बीचों बीच ऐसी मैजिक का यूज करना कितना डेंजरस है। फिर वो एक जोरदार स्लैप मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और अपनी असली फॉर्म में लौट आती है और सेट्सू को उसके ऊपर कर्स्ड मैजिक के ट्रेसेस दिखते हैं। जब शिरू होश में आती है तो वो अपने घर में होती है और मिने को सोचती है कि सेट्सू ने उसे बेहोश पाया। सेट्सू अब समझ जाता है कि शिरू ने उसे इसलिए अटैक किया क्योंकि वो अपनी सिस्टर की मेडिसिन के लिए डेस्परेट थी, लेकिन सेट्सू रिवील करता है कि मिने को बीमार नहीं है, वो एक्चुअली कर्स्ड है। वो उसके नेकलेस पर स्पेल डालता है और कर्स दिखने लगता है। शिरू उससे गुजारिश करती है कि उसे बचा ले और सेट्सू वादा करता है कि वो उसे बचाएगा। वो मिनेको को लेटाता है और अपनी सोड ग्लटनी समन करता है जो कर्स को अब्सॉर्ब करने लगती है। तभी कुरो हमला करती है, लेकिन शिरू उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है क्योंकि सेट्सू कर्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है और मूव नहीं कर सकता। लेवी फिर कुरो को वाटर ब्लास्ट से घर के बाहर फेंक देती है। कुरो सरप्राइज्ड होती है कि सी गॉड एक ह्यूमन की हेल्प कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि लैंड पर
पर उसका एडवांटेज है। वो लीवाई को क्लोन से घेरती है, लेकिन लीवाई सबको एक बार में मिटा देती है। लीवाई बोलती है समुंदर हमेशा मेरे साथ है और एक फाइनल वाटर अटैक से उसे हरा देती है। लीवाई उससे पूछती है कि टोमा क्या चाहती है, लेकिन कुरो बस हंसती है। शिरू उसे बिग सिस्टर बुलाकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुरो को उससे नफरत होती है। कुरो रिवील करती है कि टोमा एक गॉड बनने की कोशिश कर रही है ताकि वो बाकी सभी रेसेस को डिस्ट्रॉय कर सके, इससे पहले कि लीवी उसे पकड़ सके। कुरो एक टेलीपोर्टेशन ऑर्ब एक्टिवेट करती है और गायब हो जाती है। सेट्सू फिर से ग्रुप में ज्वाइन करता है और मिने को पूरी तरह से हील हो जाती है। अब सब सोचते हैं कि टोमा को गॉड बनने से रोकना होगा। सुबह का सूरज उगता है और सब साथ मिलकर उसे देखते हैं। फिर सेट्सू और लीवी बोट पकड़ते हैं और कैपिटल की ओर निकलते हैं बीस्ट किंग से मिलने के लिए। वो लोग शिरू और मिनेको को नदी के पास देखते हैं और उनसे कहते हैं कि वो भी इस जर्नी में उनके साथ चलना चाहते हैं ताकि टोमा को हराया जा सके और साथ ही अपनी तरफ से थोड़ी मदद का बदला भी चुका सके। सेट्सू उन्हें वार्न करता है कि ये जर्नी काफी मुश्किल होने वाली है, लेकिन लड़कियां इंसिस्ट करती हैं तो वो उन्हें भी साथ ले लेता है और सब मिलकर कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि सेट्सू एक लड़की को सोर्ड से फाइट करना सिखा रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बीस्टमैन प्रिंसेस रोआ होती है। रोआ सेट्सू को अपना मास्टर मानने से मना कर देती है, लेकिन सेट्सू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि बीस्टमैन की लाइफ में ड्यूलिंग बहुत बड़ा हिस्सा है। वापस प्रेजेंट में बीस्टमैन की कैपिटल सिटी रेगडोम में कुछ ऑफिशियल्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें ह्यूमंस और डीमंस के साथ कैसे डील करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी पॉपुलेशन की सेफ्टी पर फोकस करना चाहिए, जबकि बाकी लोग बोलते हैं कि हमें ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए। ये बहस धीरे धीरे इतने बढ़ जाती है कि वो लोग एक दूसरे को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देते हैं। उसी टाइम रोआ को कुछ फील होता है और वो बाहर भागती है और उधर सेट्सू रेगडोम के एंट्रेंस पर पहुंच चुका होता है, जहां वो गार्ड्स को समझा रहा होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस से आया है, लेकिन गार्ड्स उसे बिलीव नहीं करते और उसे वहां से जाने को बोलते हैं। तभी अचानक रोआ लिटरली आसमान से गिरती है, गार्ड्स पर क्रैश करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। फिर वो भाग के सेट्सू को हग करती है और कहती है कि उसने उसे मिस किया, लेकिन अगले ही सेकंड वो अपने क्लॉस निकालती है ताकि उसे टेस्ट कर सके। सेट्सू उसे रोक लेता है और इस पॉइंट पर रोआ उसे अपना फ्यूचर मास्टर मान लेती है। फिर वो दोनों किंग रेगुलस से मिलने जाते हैं, जो सेट्सू को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सेट्सू उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। रेगुलस बोलता है तू अभी भी उतना ही स्ट्रांग है, तू असली हीरो है। रेगुलस उससे ड्यूअल चाहता है, लेकिन सेट्सू मना कर देता है और बताता है कि उसके पास अर्जेंट बिजनेस है। वो उसे बताता है कि टोमा अभी भी जिंदा है और वही ह्यूमंस और डीमंस के बीच वॉर की असली वजह है। रोआ सेट्सू के साथ जाना चाहती है, लेकिन तभी एक बीस्टमैन बोलता है कि वो अपने वॉरियर्स दूसरी नेशंस को नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मैन पावर की कमी है। वो अपना नाम रोगा बताता है, बीस्टमैन आर्मी का कमांडर और रोआ का फियांसे। रोगा पॉइंट करता है कि सेट्सू पिछले 5 सालों से मिसिंग था, तो अब कोई कैसे मान ले कि वो अब भी उनके साइड में है। रोआ उसे सीधा इडियट कह देती है और कहती है कि सेट्सू पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। रेगुलस दोनों की बात सुनकर कहता है कि एक बीस्टमैन होने के नाते इस मैटर को ड्यूअल से सॉल्व करना सही रहेगा। रोगा सेट्सू को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है और किंग बोलता है कि जो भी जीतेगा वो रोआ से शादी करेगा। रोगा कहता है कि वो कल अरीना में उसका इंतजार करेगा और उसे अपने डीमन आइज के लिए रेडी रहना चाहिए। उस रात रोगा से मिलने जाती है और कहती है कि उसका सेट्सू के सामने कोई चांस नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है। रोगा पहले से ये बात जानता है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मैजिक रून दिखाता है जो उसने एक मेज से लिया है। ये रून उसकी विल पावर को स्ट्रेंथ में बदल देता है। अगले दिन पूरा अरीना क्राउड से फुल होता है। सब लोग दोनों वॉरियर्स की ग्रैंड फाइट देखने एक्साइटेड हैं। रोआ सेट्सू को गुड लक विश करती है और रोगा ये देखकर जेलस हो जाता है। जैसे ही मैजिक रून चमकने लगता है, रेगुलस मैच स्टार्ट कराता है। रोगा अपने क्लॉस के साथ चार्ज करता है, लेकिन सेट्सू उसका अटैक डॉज करके सीधा उसके पीछे पहुंच जाता है। रोगा फिर से अटैक करता है, लेकिन सेट्सू जंप करके पीछे हट जाता है और जब वो एक और मूव करता है तो सेट्सू उसे सिर्फ एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर सेट्सू उसे प्रोवोक करता है, बोलता है आओ फुल पावर में आ जा, और रोगा एक जायंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। रोआ वार्निंग देती है कि सावधान रहना, लेकिन सेट्सू उसकी टेल पकड़कर उसे जोर से जमीन पर दे मारता है जिससे अरीना का एक हिस्सा टूट जाता है। फिर रोआ सबके सामने कन्फेस कर देती है कि वो सेट्सू से प्यार करती है। सेट्सू रेगुलस से कहता है कि मैच यहीं खत्म कर दो, लेकिन तभी रोगा फिर से उठ खड़ा होता है और अब उसका मैजिक रून और भी तेज चमकने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे वो हमेशा चुपचाप रोआ और सेट्सू को ट्रेन होते देखता था और जेलसी फील करता था, और उसी इमोशन से वो एक नई पावर अनलॉक कर देता है। लीवी पहचान लेती है कि ये टोमा की कर्स एनर्जी है। फिर रोगा अपने मुंह से एक बीम शूट करता है जो सेट्सू को पीछे धकेल देता है। लीवी सेट्सू को उसकी सोर्ड देती है। अब कर्स का इफेक्ट रोगा के बॉडी को ब्लीड करा रहा है, लेकिन फिर भी वो सेट्सू पर चार्ज करता है। सेट्सू उसकी आर्म काट देता है, लेकिन वो आर्म तुरंत रिजनरेट हो जाती है और फिर से अटैक करती है। रोआ बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन सेट्सू उसे रोकता है, कहता है कि कर्स उस पर भी चिपक सकता है। उसे पता है कि रोगा कर्स के कंट्रोल में है और वो उसे बचाना चाहता है। फिर वो अपनी सोर्ड ग्लटनी समन करता है ताकि कर्स को डिवावर कर सके, लेकिन तभी पूरा एरिया एक गहरी फॉग से ढक जाता है और रोगा का सिर गायब हो जाता है। उसकी जगह टोमा की इमेज दिखाई देती है। टोमा कहता है कि उसे रोगा को हटाना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सेट्सू अपनी मैजिक पावर उस पर वेस्ट करे। रोआ उसे पूछती है कि क्या उसने रोगा को ट्रिक किया था, लेकिन टोमा उसे चुप रहने को कहता है और साफ बोलता है कि वो सिर्फ सेट्सू से बात कर रहा है। वो रोआ की तरफ उंगली करता है। तब सेट्सू उसे रोकने की कोशिश करता
होता है, लेकिन यही बात टोमा को हंसने पर मजबूर कर देती है क्योंकि सैत्सू हमेशा अपने अलावा किसी और को प्रोटेक्ट करता है। टोमा कहता है कि वो सैत्सू को ट्रूली हैप्पी बनाना चाहता है, सबको मारकर, ताकि वो एक गॉड की तरह उसके साथ रह सके जब ये दुनिया पूरी तरह साफ हो जाए। सैत्सू उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने और इनोसेंट लोगों को हर्ट किया तो वो उसे काट डालेगा, लेकिन टोमा उसे एक फाइनल वार्निंग देता है कि डीमन कॉन्टिनेंट पर इन्वेजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फिर वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद रेगुलर सैत्सू से माफी मांगता है कि उसने ड्यूअल अप्रूव किया, लेकिन सैत्सू बोलता है कि ये उसकी गलती नहीं है, अब उन्हें डीमन कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा ताकि टोमा को रोका जा सके। रेगुलर एक शिप का इंतजाम करता है और कहता है कि उसकी आर्मी जल्दी उनके पीछे फॉलो करेगी। रोलैंड भी सैत्सू के साथ निकल जाता है। फिर हमें 10 साल पुराना फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पता चलता है कि सैत्सू और टोमा को एक साथ समन किया गया था। लोग उन्हें हीरोज की तरह वेलकम करते हैं, लेकिन सैत्सू बोलता है मैंने कभी हीरो बनने की हामी नहीं भरी थी। सैत्सू स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है और टोमा से कहता है कि अब वो किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं है, यहाँ मॉन्स्टर्स और डीमंस हैं, तो उन्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। लेकिन टोमा वॉर को लेकर डरा हुआ है। सैत्सू बोलता है कि कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा और वो सजेस्ट करता है कि दोनों साथ मिलकर सर्वाइव करें क्योंकि वो दोनों इस दुनिया में एक ही सिचुएशन में हैं। सैत्सू चाहता है कि टोमा भी उसके साथ मिलकर वॉर रोकने में हेल्प करे, लेकिन टोमा खुद को वीक समझता है और मानता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। सैत्सू उसे याद दिलाता है कि वो चोजन हीरोज हैं और अभी भी उन्हें नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही सैत्सू उसे प्रॉमिस करता है कि वो टोमा को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो दोनों सेम वर्ल्ड से आए हैं। आखिरकार सैत्सू डिसाइड करता है कि उसे इस दुनिया को खुद अपनी आंखों से देखना है, इसलिए वो निकल पड़ता है, जबकि टोमा डर की वजह से वहीं रुक जाता है। लेकिन वो कहता है कि वो स्ट्रांग बनकर वॉर खत्म करने की कोशिश करेगा। दोनों वादा करते हैं कि जब वो असली हीरोज बन जाएंगे तब फिर मिलेंगे। फिर सैत्सू अपनी पार्टी से मिलता है और उनका नया एडवेंचर शुरू होता है, जबकि टोमा उन्हें जाते हुए देखता है। टाइम बीतता है और टोमा एक अकॉम्प्लिश्ड हीरो बन चुका होता है, उसे नाइट का टाइटल मिल चुका होता है। बाकी सोल्जर्स उसे इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि उसके लिए जान देने को रेडी हैं। वो बैटलफील्ड में टेंपल पर चार्ज करते हैं, गेट्स तोड़ते हैं और टोमा अपनी स्वॉर्ड निकालकर डीमंस को स्लॉटर करता चला जाता है। एक जगह उसे एक अजीब सी स्टैच्यू मिलती है जहाँ कुछ डीमंस सरेंडर कर रहे होते हैं, लेकिन टोमा उन्हें भी बिना सोचे समझे मार देता है क्योंकि उसके माइंड में बस एक ही बात होती है, वॉर को एंड करना है। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है उसे स्टैच्यू के एम्यूलेट से एक अजीब सी वॉइस सुनाई देती है जो बोलती है कि उसे टोमा की सच्ची विश पता है और वो उसे फुलफिल कर सकती है। उस एम्यूलेट से डार्क एनर्जी निकलती है और टोमा को रियलाइज होता है कि उसकी असली चाहत सैत्सू के साथ ओरिजिनल दुनिया में लौटना है। वो एम्यूलेट उठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा अपने सारे कॉमरेड्स की डेड बॉडीज के बीच अकेला सर्वाइवर होता है। तभी एक मैसेंजर आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि पीस के लिए समझौता हो गया है और जो लीडर्स इस ट्रीटी पर साइन करने वाले हैं वो लोग इसी एरिया से होकर गुजरने वाले हैं। उसी वक्त वो देखता है कि एक कैरेवैन वहां से गुजर रहा है और उसमें सैत्सू लीडर्स के साथ बैठा होता है। वो हैरान हो जाता है कि सैत्सू वहां क्या कर रहा है। फिर सारे लीडर्स एक कमरे में इकट्ठा होते हैं और मिलकर पीस ट्रीटी पर साइन कर देते हैं। सब लोग वॉर खत्म होने का जश्न मना रहे होते हैं और सैत्सू को हीरो बोल रहे होते हैं। उसी शाम टोमा सैत्सू के पास आता है और कहता है कि वो सच में अमेजिंग है जिसने वॉर खत्म कर दी, लेकिन सैत्सू बोलता है कि उसने कुछ खास नहीं किया। तभी उसके दोस्त उसे बुलाते हैं और वो जाने लगता है, लेकिन टोमा उसे रोकता है और कहता है कि उसने ओरिजिनल वर्ल्ड वापस जाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। हालांकि सैत्सू अब वापस नहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि इस दुनिया में बिना वॉर के वो एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करे। टोमा बिल्कुल टूट जाता है जब सैत्सू चलता रहता है और उसे ओरिजिनल वर्ल्ड में वापसी के लिए लक की शुभकामनाएं देता है। टोमा रोने लगता है उन प्रोमिसेस को याद करते हुए जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे। उसकी एम्यूलेट से एक डरावनी ऑरा निकलने लगती है और टोमा गुस्से में बोलता है कि वो सबको मार डालेगा ताकि सैत्सू फिर से वैसा बन जाए जैसा पहले था। वो सैत्सू पर हमला कर देता है। सैत्सू अपनी तलवार से डिफेंड करता है और दोनों की वेपन्स क्लैश होती है। दोनों पीछे गिरते हैं, लेकिन सैत्सू जंप करके टोमा पर हमला करता है। टोमा उसे टॉर्सो पर कट करता है, लेकिन सैत्सू सह लेता है और टोमा के शोल्डर्स पर वार करता है, जिससे एक धमाका होता है और दोनों गायब हो जाते हैं। टोमा फिर से टेंपल में आता है और एम्यूलेट से कहता है कि उसकी कोई विश पूरी नहीं हुई। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और सोचता है कि अब उसका एंड आ गया है, लेकिन एम्यूलेट ब्राइटली ग्लो करता है और टोमा को एक विजन दिखाता है जहाँ कुछ साइंटिस्ट ह्यूमंस पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। ये देखकर टोमा रियलाइज करता है कि इस दुनिया में अब भी उसके जैसे लोग हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। वो डिसाइड करता है कि वो उन सबको बचाएगा, जिससे एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। टोमा 4 टेस्ट सब्जेक्ट्स को बचाता है और अब वो सब उसके साथ मिलकर इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। प्रेजेंट में टोमा अपने नए साथियों से कहता है कि अब वो सब गॉड बनेंगे। जैसे जैसे ये वर्ल्ड अपने एंड की तरफ बढ़ता जाएगा, वहीं दूसरी ओर ह्यूमन फ्लीट डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही होती है, जिसमें सैत्सू के क्लासमेट्स भी होते हैं। नेविगेटर जनरल को इन्फॉर्म करता है कि वो लैंडिंग एरिया के करीब पहुंच चुके हैं। जनरल एक जोरदार स्पीच देता है और सोल्जर्स को वॉर के लिए रेडी कर देता है। रिया को टोमा की मैजिक पावर का ट्रेस मिलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि असली एनिमी डीमंस नहीं बल्कि टोमा है। लेकिन क्लाइन कहता है कि सोल्जर्स इतने ज्यादा चार्ज्ड अप हैं कि अब उन्हें कुछ बताना बेकार होगा। अब वो सब सैत्सू को ढूंढने निकलते हैं। यूही कहती है कि शायद वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वॉर को रोकने की, क्योंकि उसे पता है कि ये पॉइंटलेस वॉर है। इसलिए वो लोग अपनी मिशन बना लेते हैं कि जितना हो सके कैजुअलिटीज को रोका जाए। ह्यूमन सोल्जर्स बीच पर लैंड करते हैं और डीमंस पर चार्ज करते हैं। डीमंस भी मैजिक से अटैक करते हैं। क्लाइन एक प्लान बनाता है एनिमी को चारों ओर से घेरने का। ह्यूमन मेजेस एनिमी के फोर्ट्स पर अटैक करते
करते हैं जिससे सोल्जर्स अंदर घुस जाते हैं और डीमन से भिड़ जाते हैं। एल्का अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्लैंक करती है ताकि एनिमी कंफ्यूज हो जाए। एक स्टूडेंट डर के मारे फ्रीज हो जाती है और ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, लेकिन यूही फायर स्पेल से उसे बचा लेती है। ह्यूमंस एडवांटेज में आने लगते हैं। एक डीमन सरेंडर करता है लेकिन एक स्टूडेंट उसे मारने जाता है। तभी यूही उसे रोकती है और कहती है कि अब वो लड़ नहीं सकता। अचानक एक आवाज यूही की नोबिलिटी की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही वार्निंग देती है कि अब उन्हें लड़ना ही होगा वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। फिर आसमान से डीमन नाइट्स नीचे उतरते हैं। अलाइजा जमीन से बाहर आती है और ह्यूमन सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगती है। डीमन साइड को लगता है बैटल उनके फेवर में आ गया है, लेकिन डीमन नाइट्स उन्हें भी अटैक कर देते हैं। एल्का डीमन नाइट्स को फ्रीज करती है और ग्लाइन उन्हें काट देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि डीमन नाइट्स के अंदर ह्यूमंस हैं। मिलार खुद को रिवील करती है और बताती है कि उसने एलाइज को हिप्नोटाइज करके एक डॉल बना दिया है। वो बाकियों से पूछती है कि क्या वो भी उसके पपेट बनना चाहेंगे। एल्का उस पर चार्ज करती है, लेकिन एलाइज उसका वार रोक लेती है और उसे पीछे धकेल देती है। मिलार अपनी ब्लड को जमीन पर गिराती है जिससे एक डार्क मैजिक निकलता है और 4 मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। स्नेक मॉन्स्टर एल्का की तरफ आता है, लेकिन वो पीछे हटती है और आइसिकल समन करके उसके हेड को पियर्स कर देती है। ग्लाइन अपनी स्वॉर्ड स्किल से गोरिल्ला मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। डीमन नाइट्स उस पर वार करते हैं, लेकिन वो उसे ब्लॉक करता है और टिया पावरफुल स्पेल से डीमन नाइट्स और ड्रैगन मॉन्स्टर्स को मार देती है। यूही लास्ट मॉन्स्टर को हराकर सभी को लीड करती है और फिर वो एलाइज और मेलर की तरफ बढ़ते हैं। मेलर गुस्से में आकर एलाइज को उन्हें मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी ग्लाइन उसकी तलवार से भिड़ जाता है और एक ही वार में उसे हरा देता है। एल्का भी फट से मेलर की तरफ दौड़ती है, उसकी वेपन छीन लेती है और उसकी मैजिक ऑर्गन में डायरेक्ट पियर्स कर देती है। एल्का उसे बोलती है ये प्राइस है लोगों की जिंदगी से खेलने का, और उसे ब्लीडिंग हालत में रिवर के पास छोड़ देती है। लेकिन तभी मेलर फिर से उठ जाती है और रिवील करती है कि उसके बॉडी को एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मॉडिफाई किया गया था और उसके पास एक एक्स्ट्रा मैजिक ऑर्गन है। फिर वो अपने लिमिट्स को तोड़ती है और एक 3 सिरों वाला चाइमेरा समन कर देती है। वो उसके ऊपर कूद जाती है और एक स्पेल से खुद को चाइमेरा के साथ मर्ज कर लेती है। अपनी लाइफ फोर्स से उसे पावर देती है। चाइमेरा उन सब पर हमला करने आता है, लेकिन सब टाइम पर जंप करके बच जाते हैं। चाइमेरा के तीनों हेड्स ग्लो करने लगते हैं और उनके मुंह से मैजिक बीम्स निकलती हैं। टिया और यूही अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट करती है और उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। चाइमेरा एक और मैजिक बीम लॉन्च करने वाला होता है, लेकिन अब टिया और यूही दोनों एग्जॉस्टेड हैं। उसी वक्त एल्का एक बटरफ्लाई देखती है जो उड़ते हुए मेलर की तरफ जाता है और तभी अचानक एलाइजे पीछे से अपीयर होती है और मेलर को स्टैब कर देती है। लेकिन जैसे ही वो स्टैब करती है वो रोने लगती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि कभी दोनों एक दूसरे को सिस्टर्स जैसा ट्रीट करते थे। मेलर और चाइमेरा स्टोन में बदल जाते हैं और वो एलाइज को हील करते हैं जिससे वो बच जाती है। लेकिन तभी एक गहरी आवाज आती है और जमीन से एक डार्क हैंड बाहर निकलता है जो सोल्जर्स को हवा में उड़ा देता है। एक आदमी सामने आता है और सब उसे थ्रेट की तरह देखते हैं, लेकिन अब तक सब लोग ऑलरेडी थक चुके होते हैं। यूही सोचती है कि वो उसे हैंडल करेगी और अपना ऑरा अनलीश करने वाली होती है, लेकिन तभी सेट्सू आसमान से उतरकर बैटलफील्ड में लैंड करता है। सेट्सू यूही से कहता है स्टैंड बैक, मैं हैंडल करता हूँ। वो आदमी तुरंत उसे पहचान जाता है और बोलता है तू ही वो हीरो है। फिर वो अपना क्लोक उतारता है और अपना ऑरा अनलीश करता है। सेट्सू उस पर चार्ज करता है। उसी समय कुरो कुछ सोल्जर्स को मार रही होती है, लेकिन तभी उस पर अचानक हमला होता है और शिरू और मिनेको अपनी ग्रैंड एंट्री करते हैं। शिरू सोचती है कि कुरो उतनी बुरी नहीं है और उसे बिग सिस्टर बुलाती है, लेकिन कुरो हंसते हुए अपने वेपन्स फेंकती है जिन्हें वो दोनों इजीली डिफ्लेक्ट कर देते हैं। कुरो उन पर चार्ज करती है और अपना वेपन स्विंग करती है, लेकिन दोनों उसके अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। शिरू काउंटर अटैक करती है, लेकिन उसका वॉर मिस हो जाता है। कुरो सार्कास्टिकली पूछती है बस इतना ही दम था और उसे यूजलेस कैट्स बुलाकर शिरू पर वार करती है। उसके चेहरे पर चोट लगा देती है और मिनेको की तरफ बढ़ जाती है। शिरू उसे फ्लाइंग किक मारती है और मिनेको उसके बाद उसे ग्राउंड में स्मैश कर देती है। कुरो डिफीटेड लगती है और दोनों अपनी गार्ड नीचे कर देती हैं, लेकिन अचानक ब्लैक टेंटिकल्स जमीन से निकलकर मिनेको को बाइंड कर लेते हैं। कुरो फिर से उठ जाती है और रिवील होता है कि उसके पास अब एक्स्ट्रा आर्म्स हैं। वो शिरू को पीछे धकेल देती है और लिमिट तोड़ देती है, जिससे उसकी एक्स्ट्रा आर्म्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। कुरो अपनी एक आर्म शिरू पर लॉन्च करती है। शिरू उसे डॉज करती है, लेकिन वो आर्म जमीन के नीचे ट्रेवल करके सामने आ जाती है और शिरू को हिट कर देती है। कुरो हंसते हुए कहती है सिस्टरहुड सिर्फ एक कर्स है, लेकिन शिरू स्टिल उसे अपनी बिग सिस्टर बुलाती है और कहती है ये कोई कर्स नहीं है। कुरो अपनी आर्म्स फिर से शिरू पर लॉन्च करती है और शिरू भागते हुए अटैक्स डॉज करती है। फिर मिनेको की तरफ जंप करती है और दोनों अपनी पावर्स कंबाइन करके टेंटिकल्स तोड़ देते हैं। फिर वो दोनों अपनी बॉडीज फ्यूज करते हैं और उसे अपना सीक्रेट पावर कहते हैं। कुरो उन्हें फिर से यूजलेस बुलाती है, लेकिन दोनों लाइटनिंग स्पीड में उसके पास से डैश करती है और कहती है कि कुरो का उससे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। कुरो एक्स्ट्रा आर्म्स समन करती है, लेकिन सिस्टर्स उसके ज्यादातर आर्म्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुरो ग्राउंड पर गिर जाती है, लेकिन गिव अप नहीं करती। उसे अपने डेड सिबलिंग्स याद आते हैं और वो फिर से उन पर जंप करती है, लेकिन सिस्टर्स एक ही हिट में उसे खत्म कर देती है और अपनी ओरिजिनल बॉडीज में वापस आ जाती है और कुरो मोशनलेस पड़ी रहती है। दूसरी तरफ एक आदमी अकेला डीमन सोल्जर्स के सामने खड़ा होता है। वो उसे स्वॉर्ड से मारते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो सोल्जर्स को पीछे धकेल देता है और अपना क्लोक हटाकर उन्हें बीट करना शुरू कर देता है। वो खुद को वर्डोस इंट्रोड्यूस करता है और सोल्जर्स को चैलेंज करता है कि सब मिलकर उस पर हमला करें। उसी वक्त रोआ उस पर जंप करके उसे पंच करती है, जिससे वो उड़ जाता है, लेकिन वो
सोचती है इसका चेहरा इतना हार्ड क्यों है। फिर वो सोल्जर्स को पीछे हटने को कहती है और खुद वेरास से लड़ने का डिसीजन लेती है। वेरास रिवील करता है कि उसका बॉडी आयरन से बना है। वर्डोस रोआ की प्राइड का जिक्र करता है जो सीधा उसके दिल पर लग जाता है। गुस्से में रोआ एकदम आगे बढ़ती है और उसे लेग से किक करती है, लेकिन वर्डोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा रोआ की टांग से खून निकलने लगता है। रोआ गुस्से में कहती है कि वो उसे कुचल देगी क्योंकि उसने बीस्ट मैन की प्राइड के साथ खिलवाड़ किया है। वो अपने फिस्ट से ऑरा अनलीश करते हुए कहती है वो तब तक मारती रहेगी जब तक वो टूट नहीं जाता। वर्डोस अपना हाथ खोलता है और डार्क पार्टिकल्स रिलीज करता है और बताता है कि वो अपने बॉडी को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। आयरन पैलेट्स उसके चारों ओर आ जाते हैं और उसे बार बार हिट करते हैं। रोआ गिर जाती है और वर्डोस सोचता है कि अब फाइट ओवर है, लेकिन तभी रोआ फिर से उठ जाती है और अपनी ऑरा एक्सुट करती है जिससे वर्डोस सरप्राइज हो जाता है। रोआ फिर से उस पर चार्ज करती है और वर्डोस आयरन पैलेट से उसकी आंख पर वार करता है, लेकिन रोआ उसे सह लेती है और उसे जोरदार पंच मारती है। वर्डोस को याद आता है कि बीस्ट किंग की ब्लड लाइन अपने एनिमीज को हराने के लिए अपनी लाइफ फोर्स बर्न कर सकती है। वो अपने बॉडी को और हार्ड बनाता है ताकि रोआ की प्राइड क्रश कर सके। रोआ उसके आर्मर पर लगातार पंचेस बरसाती है और उसका आर्मर टूटने लगता है। वर्डोस उसे आयरन स्पाइक्स से इंपेल कर देता है, लेकिन रोआ हार नहीं मानती। स्पाइक्स तोड़ देती है और अपना पंच उसके टॉर्सो के आर पार कर देती है। रोआ बोलती है बीस्ट की प्राइड कुछ भी तोड़ सकती है, लेकिन फिर वो गिर जाती है क्योंकि उसकी स्टैमिना खत्म हो जाती है। वर्डोस उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन उसका रिस्पेक्ट करता है और उसे हील कर देता है जिससे रोआ की कॉन्शियसनेस लौट आती है। रोआ हैरान होती है कि ऐसा बंदा टोमा के लिए क्यों काम कर रहा है, तो वर्डोस रिवील करता है कि वो सिर्फ इसलिए टोमा के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसे टोमा क्यूट लगता है। उधर सेट्सू अपने ओपोनेंट से फाइट कर रहा होता है जो अपनी शैडो एबिलिटी से उसे इमोबिलाइज कर देता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन सेट्सू उसका वॉर ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे धकेल कर बोलता है तू मेरे आगे नहीं टिक सकता। लेकिन वो आदमी हंसता है और कहता है मैं अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ूंगा। फिर वो अपनी लिमिट तोड़ देता है और खुद को शैडो आर्मर से ढक लेता है और दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। सेट्सू उस बंदे की तरफ जंप करता है और उसके शोल्डर्स पर हिट करता है, लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं होता क्योंकि वो रिवील करता है कि उसकी शैडो आर्मर सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है। फिर वो सेट्सू को पंच मार के दूर फेंक देता है, लेकिन सेट्सू वापस उठता है और अपनी एनर्जी एक्सुट करता है। वो एक जबरदस्त सोर्ड स्किल यूज करता है जिससे उसके सारे दुश्मनों का इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो आदमी हार मानने को रेडी नहीं होता और अपनी टूटी हुई तलवार के साथ फिर से चार्ज करता है। तब सेट्सू उसे इडियट बोलता है और एक फाइनल ब्लो देता है। टोमा रियलाइज करता है कि उसके सारे साथी हार चुके हैं, लेकिन वो जानता है कि अब सब फिनाले की ओर बढ़ रहे हैं और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। लीवी तेजी से डिजास्टर को चेक करने भागती है और डिजास्टर नोट करती है कि टोमा के सारे कंपेनियंस हार गए हैं, मतलब अब उनके पास अपर हैंड है। लेकिन टोमा वहां आ जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो एंड तो सेम ही होगा। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन दोनों लड़कियां हार जाती हैं। सेट्सू अपने दोस्तों को ढूंढने भागता है और टोमा को जलन होती है कि वो दूसरों के लिए इतना केयर करता है। सेट्सू सोचता है कि टोमा से बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन टोमा कहता है कि जब वो पूरी दुनिया को एंड कर देगा तो सिर्फ वो दोनों बचेंगे और फिर वो आराम से बात कर सकेंगे। सेट्सू उस पर चार्ज करता है और दोनों की ब्लेड्स आपस में टकराती हैं। टोमा पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन वो अपनी सोर्ड को ट्रांसफॉर्म करके सेट्सू की तरफ फेंक देता है। सेट्सू उसे हटा देता है और वो अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि छत फट जाती है और स्काई में भी क्रैक आ जाता है। लीवाई को यकीन नहीं होता कि ये लोग इतने पावरफुल हैं, लेकिन सेट्सू टोमा से पूछता है कि उसका वार्म अप खत्म हुआ या नहीं। टोमा अपने ओरा से अटैक करता है और सेट्सू डिफेंस में चला जाता है, लेकिन टोमा पीछे से आकर उसकी पीठ पर स्लैश करता है। टोमा सोचता है शायद सेट्सू की स्किल्स वीक हो गई हैं, लेकिन सेट्सू उसे ओवर कॉन्फिडेंट न होने को कहता है। सेट्सू उसे डिसआर्म कर देता है और टोमा की तलवार नीचे गिर जाती है जिससे वो शॉक्ड रह जाता है। तभी सेट्सू उसे पंचेस से मारना शुरू कर देता है। टोमा खुद को संभालता है और उसे पीछे धकेल देता है, कहता है कि उसने गार्ड डाउन कर दिया था। फिर वो अपनी सोर्ड को कैनन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो कैनन से फायर करता है और पूरा माउंटेन में होल कर देता है। सेट्सू उस पावर को देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि इससे पहले कि वो फिर फायर करे उसे रोकना होगा। वो टोमा को किक करता है और दोनों स्काई में फाइट करने लगते हैं। टोमा कोई हिट लैंड नहीं कर पाता तो वो अपनी कैनन को गैटलिंग गन में बदल देता है और सेट्सू पर नॉनस्टॉप फायर करता है, लेकिन सेट्सू ग्लटनी को समन करता है जो पूरा अटैक खा जाता है। फिर सेट्सू उसी अब्सॉर्ब्ड एनर्जी से टोमा पर काउंटर करता है। सेट्सू के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और वो खुश होता है कि सब सेफ हैं। टोमा सोचता है कि सेट्सू हमेशा दूसरों के साथ रहा और वो हमेशा अकेला रह गया। तभी वो अपनी फुल पावर अनलीश करता है और सेट्सू फील करता है कि इसमें कुछ स्ट्रेंज है। टोमा अपनी खुद की लाइफ फोर्स सैक्रिफाइस करता है और अपनी लिमिट्स तोड़कर अपनी वेपन को फिर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब वो चारों तरफ ब्लास्ट करना शुरू करता है और सेट्सू सिर्फ डॉज कर पाता है। फिर वो सेट्सू के दोस्तों को टारगेट करता है और कैनन्स फायर करता है। सेट्सू उस अटैक को अपनी सोर्ड से अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ हिस्सा पार कर जाता है, लेकिन उसके दोस्त मिलकर शील्ड बना लेते हैं और बच जाते हैं। सेट्सू फाइट बैक करता है, रैपिड स्लैशेस करता है जिससे टोमा की वेपन टूट जाती है। फिर वो उस पर चार्ज करके एक फिनिशिंग ब्लो देता है। टोमा गिरते हुए सेट्सू के साथ बिताए समय के बारे में सोचता है और वो हार मानने से इनकार करता है। वो फिर उठता है और अपनी वेपन को एक जायंट कैनन में बदल देता है। वो कैनन से फायर करता है। सेट्सू बचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्ट उसे दूर जमीन पर गिरा देती है। टोमा सोचता है कि फाइनली उसने सेट्सू को हरा दिया और वो पागलों की तरह हंसने लगता है, लेकिन सेट्सू कहता है कि वो कभी नहीं जीत सकता और टोमा को डायमेंशनल मैजिक से ट्रैप कर देता है।
है। टोमा अपनी वेपन कंट्रोल नहीं कर पाता और सेट्सू अपनी फाइनल स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे जमीन उठकर टोमा को घेर लेती है। टोमा डर जाता है और चिल्लाता है कि सेट्सू ने वादा किया था कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। वो कहता है कि उसे सिर्फ उसके साथ रहना था, लेकिन वो डार्कनेस में सील हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका नेकलेस टूटा हुआ है और उसे होश आ जाता है। वो सोचता है कि वो जिंदा कैसे है। सेट्सू बताता है कि उसने सिर्फ कर्स को ईट करने के लिए तलवार यूज की थी, क्योंकि उसे वादा याद था। टोमा सोचता है कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन सेट्सू कहता है कि अब उसके पास सब कुछ सुधारने का टाइम है। फिर हम देखते हैं कि टोमा को जेल में बंद कर दिया गया है और वो सोचता है कि उसकी सजा क्या होगी। सेट्सू कहता है कि वो उसकी सारी मैजिक पावर यूज करेगा ताकि अपने सारे क्लासमेट्स को वापस उनके वर्ल्ड भेज सके। टोमा सोचता है कि ये सजा बहुत इजी है, लेकिन डिजास्टर कहती है कि जब उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी तो वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन रहेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सेट्सू सजेस्ट करता है कि टोमा को भी दूसरे वर्ल्ड में फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि टोमा स्पेल परफॉर्म करता है और सारे स्टूडेंट्स अपने अपने वर्ल्ड में लौट जाते हैं। सेट्सू सोचता है कि टोमा उनके साथ क्यों नहीं गया, लेकिन टोमा कहता है कि वो इस वर्ल्ड में रहकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। दोनों अलग हो जाते हैं और सेट्सू एक नई एडवेंचर की तरफ बढ़ता है। एल्का उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन टिया कहती है कि वॉर के बाद उनके पास बहुत काम है। यूही भी रुक जाती है और डिसाइड करती है कि वो सेट्सू के साथ हर जगह जाएगी। फिर दोनों निकल पड़ते हैं दुनिया एक्सप्लोर करने और एक्साइटेड हैं कि आगे क्या मिलने वाला है। और यहीं ये वीडियो एंड होता है।